केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारा और आप लोग का जो पहला ग्लैंड है, इसको हम और आप लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी का जो स्पेलिंग है ना, वो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इसको जैसे भी आप इसको जरूर याद करेंगे, PITUITARY। ये स्पेलिंग भी थोड़ा सा अजीब है। इसी तरह से साथ में एक और स्पेलिंग भी है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वो पेनक्रियास का है। और पेनक्रियास का जो स्पेलिंग PANCREAS, स्टूडेंट्स आमतौर पर इसके आखिर में ई लगाते हैं, ई इसमें नहीं है, इसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये दो स्पेलिंग भी थोड़े से डिफरेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हर एक ग्लैंड को हम और आप लोग पढ़ेंगे, फंक्शन के लिहाज से हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कौन कौन से हार्मोन क्या क्या होता है ये हम और आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन हार्मोन को, सारी ग्लैंड्स को अटेम्प्ट करने का जो तरीकेकार है ईटा के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे हम इसको पढ़ेंगे, जब इस ग्लैंड को मैं पढ़ा दूं तो फिर आप लोगों को थोड़ा पता भी चल जाएगा, और फिर आखिर में आप लोगों को बता भी दूंगा कि हर एक ग्लैंड हम और आप लोग पढ़ेंगे ऐसे फॉर एग्जांपल, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड के अंदर कमाल ये है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जितने भी बाकी ग्लैंड्स हैं, इस ग्लैंड ने इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल किया हुआ है। तब जाके कुछ लोग, जिनमें आपकी किताब भी शामिल है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी लोग इसको कहते हैं। लेकिन ये जो ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, जहां पे ये प्रेजेंट है, वो नेक रीजन है। इसका मतलब वो हेड रीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लोकेशन है वो हेड है। ये पता आप लोगों को होना चाहिए। हर एक ग्लैंड के बारे में हम और आप लोग पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है। कुछ हेड में होंगे, कुछ नेक में होंगे, कुछ एब्डामिन में होंगे, कुछ किडनी के साथ होंगे, कुछ आउटसाइड दी बॉडी होंगे। लेकिन हर एक ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन है क्या। तो सिर्फ और सिर्फ ये हेड में नहीं है। अगर आप लोग हेड में मेन चीज देख ले तो वहां पे तो ब्रेन है। ब्रेन के अलावा आईज भी है, ईयर्स भी है, और भी मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो है वहां पे प्रेजेंट है। तो आखिर में इनकी एसोसिएशन किसके साथ है? तो ब्रेन है। लेकिन जो ब्रेन है वो तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हेड लोकेशन है, लेकिन हेड में जहां पे इनकी एसोसिएशन है वो नर्वस सिस्टम है। यानी आप लोग कह सकते हैं इट इज एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी वन। इसी तरह से हम और आप लोग बाकी ग्लैंड्स भी देखेंगे। किसी की एसोसिएशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ होगा, किसी का एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ होगा, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होगा। तो ये हर एक ग्लैंड की किसी ना किसी सिस्टम के साथ जरूर एसोसिएशन होती है। ये भी आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। ये हर ग्लैंड में हम और आप लोग इसको ऐसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी जो एसोसिएशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कि वहां पे ब्रेन भी है, वहां पे स्पाइनल कार्ड भी है, तो वहां पे भी फिर ये ब्रेन के साथ होता है। पर ब्रेन में भी हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इसकी जो एसोसिएशन है वो भी फोर ब्रेन के साथ है। लेकिन जो फोर ब्रेन है वहां पे फिर हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था टेलेनसेफेलान भी है, डाइनसेफेलान भी है। तो इनकी जो एसोसिएशन है वो डाइनसेफेलान के साथ है। लेकिन जो डाइनसेफेलान होता है वहां पे फिर 4 मेन पार्ट्स थे, मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस। तो अगर आप लोगों को याद हो, हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन जो कोर्स में भी है, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ था कि इसका मेन फंक्शन नर्वस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ लिंक करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये नर्वस सिस्टम में इनकी जिसके साथ फिर एसोसिएशन है वो हाइपोथैलेमस होता है। अगर आप लोग हाइपोथैलेमस को वैसे देख ले ब्रेन में, तो ये हाइपोथैलेमस फॉर एग्जांपल हमारे साथ, मैं इसको बना रहा हूं, ये कोई और चीज नहीं है, ये हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे साथ प्रेजेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो अगर नीचे होगा तो इंग्लिश में हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं बिलो और बीनीथ। और यह लफ्ज भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ग्लैंड्स हमारे साथ ऐसे आएंगे जो अबव होंगे या साइड्स पे होंगे। तब जाके मैं इनके साथ लिखवा रहा हूं कि ये जो ग्लैंड होता है वो बिलो और बीनीथ हाइपोथैलेमस होता है, यानी हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये सर्कुलर लाइन जो मैंने बनाया हुआ है रफली,
ये कोई और चीज नहीं है, ये हाइपोथैलेमस है। लेकिन इस हाइपोथैलेमस के नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये फिर प्रेजेंट होता है। तब जाके मैं इनके साथ लिखवा रहा हूं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि इसके नीचे प्रेजेंट है। तब जाके तो मैंने लिखा हुआ है बिलो और बीनीथ हाइपोथैलेमस वन, ये इसके नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर ये इसके नीचे प्रेजेंट भी है तो ये और ये आपस में सेपरेट नहीं होते, इनके बीच में एक स्टाक होता है, STALK। मैं ऐसे ग्रीन से मैं इसको लिखवा रहा हूं, स्टाक सा होता है, डंडी होती है। लेकिन अगर आप लोग इस स्टाक के स्ट्रक्चर को देख ले तो ये बिल्कुल फनल की तरह होता है। एंड यू नो कि फनल हम और आप लोग किस चीज को कहते हैं, और फनल को लैटिन में हम कहते हैं इनफंडिबुलम। तब जाके आपके कोर्स ने इस स्टाक के लिए जो टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है वो है इनफंडिबुलम का। इसका मतलब कि फिर मैं कह सकता हूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस के बिलो है, बीनीथ है, लेकिन ये इनफंडिबुलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ फिर ये अटैच भी होता है। इस फनल का, इस इनफंडिबुलम का मेन फंक्शन क्या होता है आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका मेन फंक्शन यह है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये चूंकि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड किसी भी हार्मोन को रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा, हम और आप लोग पढ़ेंगे, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ हाइपोथैलेमस नहीं कर सकता। तो उधर हाइपोथैलेमस से ये ऑर्डर आता है। तो हाइपोथैलेमस से ये ऑर्डर किसकी फॉर्म में आता है? वो प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो प्रोटीन्स होते हैं, वो इधर पे बनते हैं। वो प्रोटीन्स इनफंडिबुलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उस प्रोटीन को पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, इसको सिग्नल दे देता है कि आप फला हार्मोन को रिलीज कर ले। तब जाके उस प्रोटीन के रिजल्ट में वो उस हार्मोन को फिर रिलीज कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोटीन है ये असल में जो बनता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस से वो प्रोटीन इनफंडिबुलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को आ जाता है। तब जाके वो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज कर लेता है। तो अगर हम और आप लोग देख ले तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ने मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल किया। तब जाके तो हम और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई थी कि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड इज पार्ट ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन वन। चूंकि नर्वस सिस्टम ने केमिकल कोऑर्डिनेशन के मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल किया हुआ है, तब जाके हम और आप लोगों ने नर्वस सिस्टम को शाबाश से सुपीरियर वाला कहा हुआ था, इसने इसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो प्रोटीन नीचे आता है, इस प्रोटीन को आपके बुक ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है जनरली वो फैक्टर है। तो याद रख ले, इस चैप्टर के अंदर जो फैक्टर का मतलब होगा, अगर हम और आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोटीन होगा। लेकिन अगर आप लोग पूरे कोर्स में देख ले तो जो फैक्टर का लफ्ज है वो 3 जगहों पे यानी 3 मुख्तलिफ मीनिंग्स के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। एक इंग्लिश का फैक्टर है, द फॉलोइंग फैक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन अंडरस्टैंड। एक फैक्टर का लफ्ज जेनेटिक्स में हम और आप लोग पढ़ेंगे जिसको मेंडल ने जीन के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन जो एक फैक्टर का जो लफ्ज है ये आम तौर पे हम इस प्रोटीन के लिए, इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो एमसीक्यूज में भी आप लोगों ने एहतियात करना है कि जेनेटिक्स में देख ले, अगर उधर पे है तो उधर पे भी ये प्रोटीन और फैक्टर इनके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट को देख ले कि इसका मतलब असल में है क्या। तो इन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे कि हर एक हार्मोन के लिए कौन कौन सा फैक्टर जो है वो रिलीज होता है। लेकिन पैसे निकाल दे और कहीं अगर आप लोग इसका साइज देख ले कि ये होता कितना है, तो बुक ने लिखा हुआ है कि पी, मटर का जो दाना होता है ये इसके बराबर होता है। लेकिन जो पी है, मटर है, इसके अगर आप लोग दाने को देख ले इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइजेस होते हैं। तो ये लिखते हैं लार्ज पी, मटर का बड़ा दाना, यानी लार्ज पी के बराबर होता है, मटर के बड़े दाने के बराबर होता है। अब मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मटर का जो बड़ा दाना है अब वो कितना होता है? हो सकता है स्वात में कुछ और हो, श्रृंखला में कुछ और हो, बन्नू में कुछ और हो, पेशावर में कुछ और हो। तो ये इसमें बहुत ज्यादा बड़ा अजीब किस्म का फर्क होता है। तो इससे बचने के लिए आमतौर पे जो स्टैंडर्ड बुक्स है इनको जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि आपके फिंगर्स में, आपके हाथ में ये 5 फिंगर्स है, इनमें जो लिटिल फिंगर है ये वाला, इसका जो ऊपर वाला डिजिट है ये वाला, यानी इतने साइज का होता है। तब जाके मैं ओब्लिक लिखवा रहा हूं कि जो लिटिल फिंगर होती है इसका जो अपर डिजिट होता है ये इसके साइज के बराबर होता है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज जो है वो कितना होता है। मटर के बड़े दाने या जो लिटिल फिंगर है इसका जो ऊपर वाला डिजिट होता है इसके बराबर होता है। लेकिन कहीं अगर आप लोग इस पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दें
और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसको तराजू में डाल दे, वेट कर ले, तो तकरीबन 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। अगर आप लोग इसका वेट भी देख ले, बहुत कम होता है, लेकिन ये वेट आप लोगों को इसलिए बता दिया है कि नहीं आते इस तरह के एमसीक्यूज, रट्टे वाली बातें नहीं आती। लेकिन अगर आप भी गया फॉर एग्जांपल, तो आपको ये कैसे कंफ्यूज कर सकता है, मिलीग्राम है, ग्राम है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये फिर आप लोगों को समझ भी आने चाहिए। अगर आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहीं निकाल दे और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसके कलर को देख ले, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इसका कलर होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर होता है। और आमतौर पे हम इसके लिए जो कलर हम इस्तेमाल करते हैं वो डार्क रेड होता है, और जो डार्क रेड होता है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत कलर होता है। तब जाके हम कहते भी हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कलर के लिहाज से बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े ये खूबसूरत होते हैं। अगर आप लोग इसका कलर के बाद कहीं अगर आप लोग इन ग्लैंड को आप लोग निकाल दे और आप लोग इसको काउंट कर ले, तो ये होता 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है नंबर, यानी नंबर के लिहाज से ये 1 है, तो अगर 1 होगा ना, तो इसके लिए हम फिर लिखते हैं ये अनपेयर्ड है। और कुछ ग्लैंड्स हमारे साथ आएंगे वो पेयर्ड होंगे, कुछ ग्लैंड्स हमारे साथ आएंगे वो 2-3 पेयर्स तक होंगे, कुछ एक पेयर होगा। लेकिन ये ग्लैंड जो है ये पेयर्ड नहीं है, ये एक ग्लैंड है, फिर भी मास्टर है। तो ये अनपेयर्ड ग्लैंड है, ये एक होता है। लेकिन अगर आप लोग इसको निकाल दें और कहीं अगर आप लोग इसका शेप देख ले, तो ये ओवाइड होता है, OVOID, ओवाइड होता है। ओवाइड का मतलब ओवल होता है इन शेप। लेकिन आपके ज़हन में बात होनी चाहिए कि मटर का दाना गोल है, ये मटर के दाने के साइज का है पर शेप ओवल है, यानी अंडे की तरह इसकी शेप जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, कहीं अगर आप लोग इसको निकाल दे और कहीं अगर आप लोग इसको थोड़ा सा अल्ट्रा आप इसको देख ले, तो इनके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अगर लोब्स 3 होंगे तो फिर हम और आप लोग लिख सकते हैं कि 3 लोब्स होते हैं, या इन अदर वर्ड्स ये ट्राइलोब्ड होता है। कुछ हमारे साथ ग्लैंड्स आएंगे, इनमें लोब्स नहीं होंगे, किसी में 2 लोब्स होंगे, इसमें 3 लोब्स होते हैं। ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लैंड्स के ऊपर आमतौर पे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो पेयर्ड है, कौन सा है जो अनपेयर्ड है, कौन सा है जिसका कलर इस तरह से होता है, कौन सा वाला है जिसकी एसोसिएशन किस सिस्टम के साथ है, कौन सा वाला है जो जहां पे प्रेजेंट है। ये बातें आमतौर पे पूछते हैं जिसमें लोब्ड नहीं है। तो अगर आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को वैसे निकाल दे और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसका शेप देख ले, तो वो तो बता दिया कि वो तो लोब्ड होगा। तो एक लोब थोड़ा सा ऐसे मोटा होता है, दूसरा फिर थोड़ा छोटा होता है, और तीसरा जो होता है ये फिर और भी स्मॉल होता है। तो जो बड़ा लोब होता है इनको हम फिर कहते हैं एंटीरियर लोब, जो दरमियान में होता है इसको हम आपको कहते हैं मिडल लोब, जबकि जो ये वाला होता है इनको हम फिर कहते हैं पोस्टीरियर लोब। हम और आप लोग इन नामों में नहीं जाएंगे कि एंटीरियर लोब का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, या फिर अब क्या है न्यूरो हाइपोफाइसिस, मेजन, ये मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि ये ईटा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए हम आमतौर पर इनको डिस्कस नहीं करते। ये फिर प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से ये लोब जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो 3 लोब्स हुए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोब कौन सा है? वो एंटीरियर है। दूसरे नंबर पे कौन होता है? वो पोस्टीरियर होता है। और तीसरे नंबर पे कौन होता है? वो मिडल होता है। इसका मतलब कि साइज के लिहाज से, मैं डायग्राम में इसको करेक्ट कर लेता हूं, साइज के लिहाज से मिडल वाला बहुत छोटा है, जबकि पोस्टीरियर वाला थोड़ा सा इससे बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लोब्स होते हैं इनमें हर एक का साइज कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। पर रूल नहीं है, पर एक अकीदा है कि जितना ग्लैंड का साइज बढ़ता है ज्यादा हार्मोन भी सीक्रेट करता है। इसका मतलब कि एंटीरियर लोब ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो पोस्टीरियर लोब है वो इसके मुकाबले में कम हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो मिडिल वाला है ना वो और भी कम हार्मोन को सीक्रेट करेगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक ग्लैंड जो है इनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना साइज बढ़ता है ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है। जरूरी नहीं है कि नंबर में ज्यादा हो, अमाउंट में ज्यादा होता है, ये इनको फिर सीक्रेट करता है। अगर वैसे आप लोग इस पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा देख ले तो इनमें ये 3 लोब्स तो प्रेजेंट है, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात होती है कि ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। लेकिन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वो तीनों के तीनों आपस में अटैच भी थे। जो कुछ फोर ब्रेन के अंदर हो रहा था हाइंड को भी पता चलता है, जो कुछ हाइंड के अंदर होता है वो मिड ब्रेन को भी पता चलता है, कम्युनिकेट करता है, लिंक करता है। लेकिन यहां पे जो 3 लोब्स होते हैं इनमें से इस लोब के अंदर जो कुछ सीक्रेट कर लेता है, जो कुछ होता है मिडिल को पता नहीं होता,
जो मिडल में है वो किसी और को पता, पोस्टीरियर को पता नहीं होता। इसका मतलब कि फिर मैं कह सकता हूं कि जो 3 लोब्स होते हैं ये कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं, ये कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं, इनमें किसी किस्म का वो लिंक नहीं होता जिस तरह के ब्रेन के अंदर होता है, इनमें कंप्लीट सेपरेशन होती है। लेकिन अगर आप लोग इस ग्लैंड को देख ले तो आखिर में ये तो प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के नीचे, तो जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के लिए हम लफ्ज लिखते हैं हाइपो, लेकिन ग्लैंड है ना, ग्लैंड को हम फिर कहते हैं फाइसिस, तो फिर हाइपोफाइसिस, हाइपो कहते हैं हाइपोथैलेमस, फाइसिस मींस ग्लैंड, हाइपोफाइसिस यानी ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड या विच इज प्रेजेंट विद द हाइपोथैलेमस वन। तो इसलिए कुछ लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी लोग इसको कहते हैं। ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कैसे होता है, ये बातें हमारे फिर आगे काम आएंगी। नेक्स्ट, अगर हम और आप लोग इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी हम और आप लोग किसी भी ग्लैंड को अगर हम और आप लोग पढ़ेंगे ऐसे कि इसमें कुछ ये बेहतरीन पॉइंट्स हमारे साथ आएंगे, फिर हम और आप लोग उस ग्लैंड में उस हार्मोन वगैरह को हम और आप लोग फिर स्टडी करेंगे। बार बार बता रहा हूं, हार्मोन फंक्शन के लिहाज से बहुत ही आसान होंगे हमारे लिए। ये डिफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं इनको हटा रहा हूं। वो पॉइंट्स अगर फिर आ गए तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन पॉइंट्स को आप इनके साथ नोट कर सकते हैं, इनको आप यहां पे लिखवा सकते हैं। ओके जी, अब हमारे साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, यानी जो मास्टर ग्लैंड है, यानी जो हाइपोफाइसिस है, इनके अंदर तो हमारे साथ 3 लोब्स हो गए हैं, 3 लोब्स हो गए हैं। जो 3 लोब्स हैं इनमें से जो एक हुआ वो तो एंटीरियर लोब हुआ, जो दूसरा है, शाबाश है, वो मिडल लोब हुआ, जो तीसरा है वो फिर पोस्टीरियर लोब हुआ। तो ये 3 किस्म के लोब्स तो फिर वहां पे प्रेजेंट तो हैं। एंटीरियर लोब सबसे बड़ा है साइज में, ज्यादा हार्मोन भी सीक्रेट करता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक कि जो एंटीरियर लोब है जिसका साइज सबसे बड़ा है, नंबर 1 पे है साइज के लिहाज से, पोस्टीरियर लोब नंबर 2 पे है, साइज के लिहाज से मिडल लोब 3rd पे है। अभी आपके साथ बात शेयर कर ली है कि जितना ग्लैंड का या लोब का साइज बढ़ेगा ज्यादा हार्मोन भी सीक्रेट करेंगे। तो जो एंटीरियर लोब होता है साइज बड़ा है, तो एक अंदाजे के मुताबिक ये 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। लेकिन 30 के 30 आपके कोर्स में है नहीं। हम पढ़ेंगे कितने? जस्ट 6, सिर्फ 6 हार्मोन हम पढ़ेंगे। जो पोस्टीरियर लोब है वो दूसरे नंबर पे है, तो उससे तो ये कम हार्मोन सीक्रेट करेगा ना। तो वो कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? जस्ट 2, और वो दोनों के दोनों आपके कोर्स के अंदर भी है। मिडल लोब कितने हार्मोन सीक्रेट करेगा? साइज सबसे छोटा है, जस्ट 1, और वो एक आपके कोर्स के अंदर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल आपके कोर्स के लिहाज से कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 6 + 1 7 + 2 9। इसका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे साथ टोटल 9 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और यह बात भी आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। हर एक ग्लैंड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। इनमें से पिट्यूटरी ग्लैंड 9 है, बाकी ग्लैंड भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। तो वो जो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा था पॉइंट्स साइड पे, उधर पे आप लोग एक ये लफ्ज भी लिख देंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड 9 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। इसमें से एंटीरियर कितना करता है, पोस्टीरियर कितना करता है, मिडिल कितना करता है, किसका साइज बड़ा है, किसका साइज छोटा है, ये पॉइंट भी आपके ज़हन में होने चाहिए। ये जो एंटीरियर लोब होता है जो 6 हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, इनमें से जो पहला वाला है इसको हम और आप लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन है इसका दूसरा नाम सोमेटोट्राफिक हार्मोन है। पता नहीं है सोमेटोट्राफिक होना चाहिए कि सोमेटोट्रापिक होना चाहिए, ये एंड पे हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा नाम मैं इनके साथ नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए सोमेटोट्राफिक हार्मोन भी है। अगर आप लोग ग्रोथ हार्मोन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, हर एक हार्मोन के फंक्शन को हम और आप लोग पढ़ेंगे। उधर पे मैं फंक्शन लिखवा नहीं सकता, डिस्क्राइब कर रहा हूं, कह रहा हूं, आप लोग इसको फिर नोट करते जाएं। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर आप लोग इसके फंक्शन को देख ले, नाम से जाहिर है एक ही है, वो है ग्रोथ। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन बॉडी के अंदर ग्रोथ कराना है। तो ग्रोथ का मतलब इस चैप्टर में है क्या? 2 मतलब है इसके। नंबर 1 इंक्रीज इन सेल साइज,
इंक्रीज इन सेल नंबर। इन दोनों को हम फिर ग्रोथ कहते हैं इस चैप्टर में। किसी और चैप्टर में इन दोनों अल्फाज में फर्क होगा, लेकिन इस चैप्टर में ग्रोथ का मतलब यह होता है कि इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल साइज। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन सेल्स के साइज को भी बढ़ाना है, सेल के नंबर को भी बढ़ाना है। तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि आखिर कौन सा सेल? आंसर सिंपल, ऑलमोस्ट बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन हर एक के अंदर ये ग्रोथ लाता है। तब जाके अगर आप लोग देख ले, बचपन से लेके आज तक हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, सेल का साइज भी बढ़ रहा है, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है। जिनमें नंबर नहीं बढ़ेगा, जैसे न्यूरॉन वगैरह, उसमें ये नहीं कराएगा। जिनके अंदर होगा फिर ये रिस्पॉन्सिबल है। जिनके अंदर साइज नहीं बढ़ेगा फिर ये नहीं कराएगा, जोर से नहीं कराएगा, क्योंकि ये चीजों को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अगर होगा तो फिर इसके कंट्रोल के अंदर होगा। तो इसका बेसिक मतलब यह है। तो अगर आप लोग थोड़ा सोचे कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन है, इनकी जो सिक्रेशन है, वो तो जो ही पैदाइश हो जाए उधर तक शुरू है, टिल डेथ तक है। जब तक बंदे की डेथ करना हो जाए उस वक्त तक ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन है। लेकिन अगर आप लोग ग्रोथ को देख ले, ह्यूमन बींग में थ्रू आउट द लाइफ नहीं है। फिर जहन में सवाल आ जाता है कि फिर इस ग्रोथ हार्मोन में क्यों इस तरह से होता है कि ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन थ्रू आउट द लाइफ है। तो आमतौर पे हम स्टूडेंट्स को बताते भी हैं, जो कि आपके कोर्स के अंदर भी है, ईटा में भी ये बात आती है कि अगर इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को हम और आप लोग दो फेजेस में हम इसको डिवाइड कर लें। नंबर 1 बिफोर मैच्योरिटी एंड नंबर 2 आफ्टर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी अगर ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को देख ले, क्योंकि इसके फंक्शन जो है ना, वो बार बार बता रहा हूं ना, वो तो चीजों को रेगुलेट कर रहा है ना। तो अगर आप लोग इस ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को बिफोर मैच्योरिटी देख ले, तो वो कोई और नहीं है, वो ग्रोथ ही है। और ग्रोथ की मीनिंग मैंने आप लोग को समझा दी है। लेकिन एक मर्तबा बंदा मैच्योर हो जाए तो फिर ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। फंक्शन चेंज नहीं होता, उसकी वो रेगुलेशन चेंज हो जाती है। तो फिर इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल्स को मजबूर करते हैं फॉर द अमाइनो एसिड इनटेक, कि आप अमाइनो एसिड्स को ले लें। एंड यू नो अमाइनो एसिड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब कि फिर ये प्रोटीन ज्यादा बनाएगा वो सेल। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। इसलिए अगर आप लोग अपने बुक में भी देख ले या कहीं एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा गया कि ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन बिफोर मैच्योरिटी क्या है, ग्रोथ आफ्टर मैच्योरिटी क्या है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हुआ या दोनों हुए, ये भी यही फिर आप लोगों का आंसर होगा। तो आफ्टर मैच्योरिटी इनटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन सिंथेसिस है, बिफोर मैच्योरिटी कुछ और होता है। लेकिन अगर आप लोग देख ले, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बिफोर मैच्योरिटी किसी इंडिविजुअल के अंदर हाइपर भी हो सकता है, हाइपो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर हाइपर हुआ, ज्यादा हुआ, तो फिर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा। और अगर बिफोर मैच्योरिटी ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? फिर हम इसको जाइजेंटिज्म कहते हैं। जाइजेंटिज्म हम इसको कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, कहीं एमसीक्यूज के अंदर पूछा गया, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर मैच्योरिटी काजेज जाइजेंटिज्म। लेकिन अगर आप लोग बिफोर मैच्योरिटी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हाइपो हो जाए, कम हो जाए, तो फिर तो ग्रोथ नहीं होगा। और अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर तो हम और आप लोग इसको ड्वार्फिज्म कहते हैं। तब जाके कहीं एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी गई कि शाबाश से हाइपो या लो सिक्रेशन बिफोर मैच्योरिटी काजेज, तो फिर वो ड्वार्फिज्म होगा। बड़ा जबरदस्त, एक लाइन में फर्क होता है, एक लफ्ज में फर्क होता है। लेकिन अगर आप लोग आफ्टर मैच्योरिटी के ऊपर आ जाए तो भी इनकी सिक्रेशन हाइपर हो सकती है, लाइक सो, या फिर हाइपो हो सकता है, लाइक सो। तो अगर एक मर्तबा बंदा मैच्योर हो जाए और वहां पे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हाइपर हो जाए, तो इसका मतलब यह होगा कि जो सेल्स होंगे वो अमाइनो एसिड ज्यादा लेंगे, जो सेल्स होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा। तो अगर किसी सेल के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो जाए, आमतौर पे कहां पे ज्यादा हो जाए? 2-3 जगह हैं। आपके हैंड्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, आपके इनमेंडेबल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, पांव के अंदर ज्यादा हो जाता है। हमारी हाइट तो मजीद फिर नहीं बढ़ेगी, जाइजेंटिज्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर ग्रोथ मुकम्मल है। तो इन सेल्स को ये मजबूर कर लेते हैं इन पे। अगर ये ऐसा हुआ
तो फिर हम इस डिजीज को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि इसको एक्रोमेगेली है। इसका मतलब यह हुआ कहीं खुदा के बंदे एमसीक्यूज के अंदर यह बात पूछी गई कि आफ्टर मैच्योरिटी अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हाइपर हो जाए तो फिर क्या होगा। तो प्लीज आप लोगों ने जाइजेंटिज्म नहीं लिखना होगा, फिर एक्रोमेगेली हो जाएगा क्योंकि इसको काज करता है। लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन हाइपर हो जाए, कम हो जाए, तो फिर कम प्रोटीन बनेंगे ना। तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन आमतौर पे हमारे बॉडी में एंजाइम्स की फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब कि जो अमाइनो एसिड नहीं होगा, जो प्रोटीन नहीं होगा, वो एंजाइम नहीं होगा। और जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं। इसका मतलब कि वो स्पेसिफिक इन फंक्शन आपके अंदर नहीं होगा। और अगर कोई खास फंक्शन आपके अंदर ना हो तो उसको हम और आप लोग डिजीज कहते हैं। जनरल टर्म हम और आप लोग लगाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपो सीक्रेशन जो होगी ये फिर डिजीज काज करेंगे, लेकिन जो एंजाइम नहीं है वो डिजीज होगी। तो अब कितने किस्म के एंजाइम्स है, वो तो बहुत ज्यादा है। तो फिर किस किस्म के डिजीज को काज करेगा वो भी हम और आप लोग मेंशन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये डिजीजेस मुख्तलिफ किस्म के, जो एंजाइम नहीं हुआ वही वाली डिजीज हो जाएगी। तब जाके आपके कोर्स में जो हाइपो वाला है इसको डिस्कस भी नहीं किया गया है, लेकिन डिजीज का नाम वो नहीं दे सकता कि कौन सा वाला इसको काज करेगा। तो एमसीक्यूज में आप लोगों ने इख्तियार करना है कि कहीं एमसीक्यूज में ग्रोथ हार्मोन बिफोर मैच्योरिटी या आफ्टर मैच्योरिटी और बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर मैच्योरिटी हाइपर या हाइपो हो जाए तो फिर किस किस्म के डिजीजेस होंगे आपको फिर पता चल सकता है। या कहीं पूछा गया कि फॉर एग्जांपल अगर एक मर्तबा बंदा बिफोर मैच्योरिटी हो तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन की हाइपर या हाइपो की वजह से नहीं हो सकती। तो जाइजेंटिज्म तो हो सकता है बिफोर मैच्योरिटी, कम या ज्यादा। ड्वार्फिज्म तो हो सकता है, लेकिन वहां पे फॉर एग्जांपल एक्रोमेगेली भी होगी। तो एक्रोमेगेली बचपन में नहीं हो सकती, वो बचपन के वो मैच्योरिटी के बाद वो मैच्योरिटी पे होती है। लेकिन अगर आप एक मर्तबा बंदा मैच्योर हो जाए तो फिर वहां पे जाइजेंटिज्म और फिर ड्वार्फिज्म नहीं हो सकता। ग्रोथ हार्मोन है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब सीक्रेट कर रहा है। इंटीरियर लोब मैंने उधर पे डायग्राम में आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन बताया हुआ था कि हर एक हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर भी आएगा। तो उस फैक्टर को हम और आप लोग क्या नाम देंगे, मैं रेड मार्कर से इसको लिखवा रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो फैक्टर, और इस फैक्टर का मतलब प्रोटीन होगा। तो GHRF ये कहां से आएगा, ये हाइपोथैलेमस से आएगा। किसके थ्रू आएगा, इन्फंडिबुलम के थ्रू आएगा। ये होगा क्या, ये प्रोटीन है, ये फैक्टर है, किधर जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को। तब जाके इनको पता चल जाता है कि मैंने इस हार्मोन को रिलीज करना है। जो दूसरा हार्मोन होता है, शाबाश है, जो ये फैक्टर्स आप लोगों को याद होने चाहिए। इस साल के लिए हर एक हार्मोन के लिए हम और आप लोग पढ़ेंगे, कोर्स में है भी, आपको पता भी होना चाहिए। ये है भी थोड़े से इंपॉर्टेंट, ये आगे जाके आप लोगों को काम आएगा। लेकिन आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो फैक्टर्स होते हैं इसका पूरा नाम आमतौर पे ईटा में नहीं आता, यही जो एब्रीविएटेड फॉर्म होते हैं इसी तरह से आ जाते हैं। जो दूसरा हार्मोन होता है इसको हम आमतौर पर कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बहुत ही कॉमन है, तब जाके मैं इसको TSH ही लिखवा रहा हूं, पूरा नाम मैं इसका नहीं लिखवा रहा हूं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 1, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार। अगर आप लोग नाम को देख ले, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड आपके कोर्स के अंदर है, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कंट्रोल करेगा, TSH। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, कोर्स में है, हम और आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे। कौन कंट्रोल करेगा, TSH। तो TSH का मेन फंक्शन यह है कि ये थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को भी और थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को भी, ये दोनों को ये कंट्रोल करता है, ये दोनों को ये कंट्रोल करता है। शाबाश है। तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोर्स में है, हम और आप लोग इनको पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, कोर्स में है, हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए भी कोई फैक्टर तो उस फैक्टर को हम फिर कहते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF हम इसको कहते हैं। और जो TRF है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, क्यों कि TSH का दूसरा नाम थायरोट्रोफिन या थायरोट्रॉफिक भी है, तो उससे ये फैक्टर का नाम जो है ये फिर लिखा गया है। मजीद इसकी डिस्कशन फिर थायराइड ग्लैंड के अंदर आएगी, लेकिन ये एक लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। जो तीसरा हार्मोन होता है इसको हम और आप लोग आमतौर पे कहते हैं एड्रीनो कार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। कुछ लोग इसको सिंपली कार्टिकोट्रॉफिन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कार्टिकोट्रॉफिक भी कहते हैं।
ये मुख्तलिफ किस्म के नाम हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एमसीक्यूज में भी। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? एड्रीनो, आपके कोर्स के अंदर है ना एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन कैसे होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पांसिबल है? ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। लेकिन ये जो ACTH है, जो ACTH है, इसको एड्रीनल ग्लैंड जिसको जिसको ये कंट्रोल कर रहा है, शाबाश है, इसका फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के TSH थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता था। लेकिन अंडरस्टूड बात है, इसके लिए भी कोई फैक्टर तो आएगा ना। तो इसका दूसरा नाम कार्टिकोट्रोफिन है ना, तो कार्टिकोट्रोफिन का पहला लफ्ज C है ना, तो फिर हम और आप लोग इसको CRF हम इसको कहते हैं। CRF कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हम और आप लोग इसको कहते हैं। शाबाश है, हम और आप लोग इनको कहते हैं। तब ये जाके इनको भी ये फिर रिलीज कर लेते हैं, रिलीज हम इसको ये कर लेते हैं, रिलीज हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद जो चौथा हार्मोन होता है, चौथा हार्मोन होता है, उसको हम और आप लोग कहते हैं, चौथा हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, बेशक हरगिज़ आप लोगों ने इसके लिए LH का लफ्ज नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लैक्टोजेनिक हार्मोन के लिए LH लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, उसका एब्रीविएशन है LH, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है। इसको कुछ लोग प्रोलेक्टिन भी लोग इसको कहते हैं सिंपली। आपके कोर्स में इनके 4 मेन फंक्शंस हैं, नाम बता रहा हूं। नंबर 1, मेमरी ग्लैंड्स, यानी जो ब्रेस्ट होते हैं, इनके साइज को, इनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अगर आप लोग देख ले, मेल और फीमेल दोनों के अंदर मेमरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन साइज कहां पे इनकरेज होता है? फीमेल के अंदर। इसका मतलब कि इन हार्मोन की सिक्रेशन फीमेल के अंदर ज्यादा होगी, मेल के अंदर कम होगी, है दोनों के अंदर। नंबर 2, जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट होते हैं, वहां पे मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप लोग मिल्क की प्रोडक्शन को भी देख ले, तो मेल और फीमेल दोनों में मेमरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन मिल्क की प्रोडक्शन कहां पे है? वो तो फीमेल के अंदर है। इसका मतलब कि इस हार्मोन की सिक्रेशन फीमेल के अंदर ज्यादा होगी। जो तीसरा फंक्शन है, मंथली साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इसको इनहिबिट करना है, स्टॉप करना है। स्टार्ट नहीं करता, स्टॉप करता है। जबकि और अगर आप लोग मंथली साइकिल्स को भी देख ले, फीमेल के अंदर होते हैं, मेल के अंदर नहीं होते। इसका मतलब कि इनकी सिक्रेशन भी मेल फीमेल के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मेल्स वन, है दोनों में, लेकिन वहां पे सिक्रेशन ज्यादा होगी। जो चौथा फंक्शन है, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर हम किस चीज को कहते हैं? अगर आप लोग देख ले, माँ और बाप जब इनका बच्चा हो जाए तो फिर इनकी केयरिंग करते हैं, पेरेंटल केयर हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, बाकी एनिमल में भी देख ले, जब इनका बच्चा हो जाए तो फिर इनकी केयरिंग कराते हैं, पेरेंटल केयर फिर ये करा लेता है। लेकिन अगर आप लोग देख ले, माँ और बाप में भी पेरेंटल केयर जिसके अंदर बहुत ज्यादा होता है वो माँ है, वो मदर है। बाप के अंदर इतना ज्यादा पेरेंटल केयर नहीं होता, क्योंकि माँ के अंदर लैक्टोजेनिक हार्मोन की सिक्रेशन ज्यादा है, तब जाके ये वहां पे पेरेंटल केयर को भी ज्यादा करा लेता है, वहां पे ये फिनोमिनन ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो 4 फंक्शन मैंने बता दिए, चारों के चारों कोर्स में है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। पर जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, इसके लिए भी कोई फैक्टर तो जरूर आएगा। वो जो फैक्टर इसके लिए आता है उसको हम आमतौर पर फिर कहते हैं TRF, और TRF मीन्स थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। जो थायराइड वाला था वही फैक्टर लैक्टोजेनिक हार्मोन को भी सीक्रेट कर लेते हैं। ये जो इसके बाद जो 5th हार्मोन है, इसको हम और आप लोग कहते हैं FSH। और FSH यू नो, चूंकि आप लोग ईटा के स्टूडेंट्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तब जाके इसका पूरा का पूरा मैं नाम नहीं लिखवाता, लेकिन हम और आप लोग इसको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी जो सिक्रेशन है मेल के अंदर भी होती है, और इसकी जो सिक्रेशन है वो फीमेल के अंदर भी होती है। जो FSH है, इसका मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स में एक ही फंक्शन है, और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। और हम और आप लोग इसके बाद वाले चैप्टर के अंदर हम और आप लोग पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेल के अंदर जो हार्मोन रिस्पांसिबल है उसको हम और आप लोग FSH हम और आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन जो FSH है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर सीक्रेट नहीं होता, ये फीमेल्स के अंदर भी सीक्रेट होता है। फीमेल्स के अंदर इनके 2 फंक्शन हैं आपके कोर्स के लिहाज से, इन दोनों के दोनों को हम और आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो एक है वो ये है कि अगर आप लोग इसके नाम को देख ले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर
फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब हम और आप लोग ओवेरिस पढ़ेंगे तो उधर ओवेरिस के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं। जब ये हार्मोन आ जाता है FSH तो उन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट कर लेता है। अब स्टिमुलेट का मतलब क्या है, स्टिमुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उनको हम और आप लोग पढ़ेंगे। उधर इन हार्मोन्स की फंक्शन को हम और आप लोग फिर उधर पे भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस FSH का फीमेल के अंदर मेन फंक्शन ये ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। और बार बार बता रहा हूं कि इनको हम और आप लोग फिर बाद में हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को इस लफ्ज की समझ आनी चाहिए, इस फंक्शन का पता होना चाहिए। नंबर 2, ये जो फीमेल्स होते हैं इनके जब हम और आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम और आप लोग पढ़ेंगे तो हम और आप लोग इस चीज को भी जरूर पढ़ेंगे। और आपको पता भी है कि जो इनके ओवेरिस होते हैं वो एक हार्मोन को भी बनाते हैं जिसको हम और आप लोग एस्ट्रोजीन कहते हैं। तो ये फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवेरी से एस्ट्रोजीन हार्मोन को भी सीक्रेट करता है। अब एस्ट्रोजीन हार्मोन के फंक्शन क्या है, कुछ इसी ही चैप्टर में हम और आप लोग आगे इनको पढ़ेंगे भी। कुछ इसके फंक्शन डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर के अंदर भी है, उधर पे भी हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन आप लोगों से पूछा गया फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एस्ट्रोजीन ही का फंक्शन है, लेकिन फिलहाल हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि FSH का मेल के अंदर एक फंक्शन, फीमेल के अंदर इसके 2 फंक्शंस हैं। लेकिन अगर आप लोग ये स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे देख ले तो मेल्स में ये टेस्टिस के अंदर होता है। इसका मतलब ये हुआ कहीं इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट के लिहाज से आप लोगों से पूछा गया कि FSH का इफेक्ट ह्यूमन मेल्स के बॉडी में कहां पे होता है, तो कोई और नहीं होगा, वो टेस्टिस से ही होंगे। लेकिन टेस्टिस को हम और आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर जब हम और आप लोग इनको पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि वहां पे सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, वहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स भी होते हैं। जो सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल है इसका एक मेन फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि जो FSH है इनके मेल्स में भी टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। आप लोगों से ये बात कहीं पूछी जा सकती है कि FSH का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, तो फिर ये सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के ऊपर ही होगा। लेकिन अगर हम और आप लोग FSH के फीमेल्स के अंदर आ जाए तो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो ओवेरियन फॉलिकल कहां पे होते हैं, वो ओवेरीज में होते हैं। और ये जो एस्ट्रोजीन हार्मोन होता है इनको कौन सीक्रेट करता है, वो ओवेरीज ही सीक्रेट करते हैं। इसका मतलब कि हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोजीन है इसका जो इफेक्ट होता है वो फीमेल्स के ओवेरीज के ऊपर हो जाता है। इनके अलावा ये जो FSH होता है इसके अलावा भी एक और हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर लोब सीक्रेट करता है। तो फिर इसके साथ ही हमारे 6 हार्मोन्स वो पूरे हो जाएंगे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि ये टोटल 6 हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। इसको हम और आप लोग आमतौर पे कहते हैं LH। और जो LH है ये एब्रीविएशन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। पूरा नाम मैं नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आमतौर पे ये गलती करते हैं कि इसी ही ग्लैंड, इसी ही एंटीरियर लोब में जो चौथा हार्मोन हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था जिसका नाम था लैक्टोजेनिक हार्मोन, कुछ लोग लैक्टोजेनिक हार्मोन के लिए भी LH का लफ्ज लिखते हैं। 100% गलत है। कहीं MCQs में हो, नोट्स के अंदर हो, LH सिंपली स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि इलेक्ट्रोजेनिक हार्मोन को हम और आप लोग इसका पूरा का पूरा हम और आप लोग इसका नाम जो है वो लिखवा लेते हैं। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, नो डाउट इसकी सिक्रीशन मेल के अंदर भी होती है और इसकी सिक्रीशन फीमेल के बॉडी के अंदर भी होती है। जो मेल्स के अंदर है इस LH की जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन क्या है, फिलहाल हम और आप लोग इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसी ही चैप्टर में किसी और ग्लैंड के अंदर हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इट इज अंडर द सीक्रेशन ऑफ द LH हार्मोन 1। लेकिन जो LH है इसके फीमेल के अंदर 3 फंक्शंस हैं। इनमें से जो एक होता है इसको हम और आप लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। और हम और आप लोग पढ़ेंगे भी फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि ओव्यूलेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है। पर फिलहाल अगर आप लोगों को समझ आनी चाहिए तो वो एक ही लाइन है कि ओवरी से ओम जब रिलीज होता है तो उसको हम और आप लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उस ओव्यूलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो LH है। जबकि दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये एक और हार्मोन जिसको हम और आप लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं,
इनको सीक्रेट करने के लिए भी ये LH रिस्पांसिबल होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन क्या है, इसी ही चैप्टर में हम और आप लोग इनको फिर पढ़ेंगे। फिलहाल हम और आप लोग इसको डिस्कस नहीं कर सकते, बट यू शुड नो कि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने के लिए LH रिस्पांसिबल होता है। इसका जो तीसरा फंक्शन होता है फीमेल्स के अंदर, वो ये है कि फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, कोर्स में है भी, जिसको हम और आप लोग मंथली साइकिल सिंपली कहते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या मंथली साइकिल को स्टार्ट करता है। या खूबसूरत लफ्ज इसके लिए ये है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये मंथली साइकिल को इनिशिएट करता है, यानी मंथली साइकिल को स्टार्ट करता है। मेरी बात आपके जहन में होनी चाहिए। तो इससे पहले हम और आप लोगों ने एक हार्मोन पढ़ा, उसका नाम था लेक्टोजेनिक हार्मोन। जो लेक्टोजेनिक हार्मोन था वो मंथली साइकिल को स्टॉप करता था, जबकि जो LH हार्मोन है ये मंथली साइकिल को स्टार्ट करता है। तो मेडिकल साइंस में ऐसे हार्मोन्स कि जिसका फंक्शन सेम हो, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग लेक्टोजेनिक हार्मोन को देख ले, वो भी मंथली साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप लोग LH को देख ले, ये भी मंथली साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन लेक्टोजेनिक हार्मोन स्टॉप कर रहा है, LH हार्मोन स्टार्ट कर रहा है। इन दोनों का जो इफेक्ट है ना वो अपोजिट है। तो ऐसे हार्मोन्स के जिनका फंक्शन सेम हो लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो इनको फिर हम आमतौर पे एंटागोनिस्टिक हार्मोन इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो LH है और जो लेक्टोजेनिक हार्मोन है ये आपस में एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी होते हैं। अगर हम और आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर आ जाए, तो इनको कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। इसका मतलब ये हुआ फिर हमारे और आप लोगों की वही बात होगी कि जो LH हार्मोन है इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? नो डाउट ये टेस्टिस के ऊपर होगा। लेकिन हम और आप लोग पढ़ेंगे कि जो टेस्टिस है इसके अंदर तो दो मेन चीजें हैं ना, एक तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, दूसरे को हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स हम इसको कहते हैं। और जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसका मेन फंक्शन अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इसका मेन फंक्शन यह है कि यहां से वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ये सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तब जाके बड़े मजेदार से कंसेप्शन जो इसके अंदर MCQs बनते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर किस हार्मोन का इफेक्ट होता है। सो यू शुड नो कि वो FSH का होता है, लेकिन कहीं पूछा गया कि इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर किस हार्मोन का इफेक्ट होता है, सो नो डाउट ये फिर LH होगा। इसी तरह से आप लोगों से बात पूछी जा सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, वो FSH है। और आप लोगों से बात पूछे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है, तो फिर ये LH होगा। इसका मतलब कि FSH और LH का मेल्स के अंदर एक एक फंक्शन है, लेकिन अगर आप लोग FSH और LH के फंक्शन फीमेल को देख ले तो वो ज्यादा है, लेकिन FSH के 2 हैं, LH के 3 होते हैं। अगर आप लोग फीमेल्स में ओव्यूलेशन को देख ले, LH के इफेक्ट को, तो ये भी ओवरी से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से बनता है? ये भी ओवरीज से बनता है। मंथली साइकिल कहां पे ये चेंजेस अकर होते हैं? एक्चुअली ओवरीज और यूट्रस के अंदर ये चेंजेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो LH का इफेक्ट है वो फिर ओवरीज के ऊपर है, जिस तरह के FSH का जो इफेक्ट था वो भी ओवरीज के ऊपर था। इसी तरह से जो FSH है इसका मेल के अंदर जो इफेक्ट है वो टेस्टिस के ऊपर है, जो LH है इसका भी जो इफेक्ट होता है वो फिर टेस्टिस के ऊपर होता है। अंडरस्टूड बात है। ये 6 हार्मोन इसके पूरे हो गए हैं, लेकिन जब 6 हार्मोन हम और आप लोगों ने पढ़े तो इनके लिए भी कोई फैक्टर तो होना चाहिए ना, और वो जो फैक्टर होता है, अंडरस्टूड बात है, वो फिर हाइपोथैलेमस से आएगा। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि फैक्टर का लफ्ज इस चैप्टर में इसका मतलब एक ही होता है, और वो है प्रोटीन। इसका मतलब कि इसके लिए भी कोई प्रोटीन तो आएगा हाइपोथैलेमस से। किसके थ्रू? इन्फंडिबुलम के थ्रू। किधर? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को। ये बात तो मैंने आप लोगों को समझा दी है, लेकिन वो जो फैक्टर होता है इन दोनों के लिए वो फिर एक होता है, और उस फैक्टर को हम फिर कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हम इसको कहते हैं। तो ये एक फैक्टर है कि जिसके साथ फैक्टर का लफ्ज नहीं है, हार्मोन का लफ्ज है। हालांकि ये है फैक्टर, इसको हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, इन्फंडिबुलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को आता है, और इस एक फैक्टर के थ्रू ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है मेल के अंदर भी, और ये दोनों के दोनों हार्मोन फीमेल्स के अंदर भी फिर ये सीक्रेट हो जाते हैं और ये फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं। कहीं पूछा गया, अगर हम और आप लोग लमसम वे से देख लें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब टोटल कितने हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है? 6। लेकिन अगर आप लोग इन 6 हार्मोन्स के लिए फैक्टर्स देख लें तो वो कितने हैं? वो 4 हो गए हैं।
ग्रोथ हार्मोन वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, टीआरएफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, सीआरएफ कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, लेक्टोजेनिक के लिए भी वही टीआरएफ है। और जो बाकी ये 2 हार्मोन्स है इनके लिए जीएनआरएफ। इसका मतलब कि 4 फैक्टर 6 हार्मोन्स। इसका मतलब कि बाद दफा एक फैक्टर भी 2 किस्म के हार्मोन को सीक्रेट कर सकता है। तो बाद दफा ये एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछते हैं कि जीएनआरएच अगर रिलीज हुआ तो इनमें से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे। यू शुड नो ये टू। अगर कहीं टीआरएफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर तो फिर कौन कौन से वाले सीक्रेट होंगे, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन यानी लेक्टोजेनिक हार्मोन भी है, साथ में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो थोड़ी स्टोरी हो गई है एंटीरियर लोब की। अब आ जाते हैं मिडिल लोब के ऊपर। मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि जो मिडिल लोब है ये छोटा लोब है। छोटा लोब तो कम हार्मोन्स। कितने हार्मोन? एक हार्मोन। और उस हार्मोन को हम आमतौर पे कहते हैं मेला, और जो मेलानोसाइट्स है ये इसको हम आमतौर पे एम और स्टिमुलेटिंग एस और हार्मोन एच, इसलिए अगर आप लोग अपने बुक में भी देख ले मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एमएसएच से एब्रिविएट किया गया है। यू नो मेलानोसाइट्स, मेलानिन, मेलानिन हम कलरिंग पिगमेंट को कहते हैं। पहले भी कहा हुआ था, फिर भी बता देता हूं, किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर CYTE का लफ्ज आ जाए इसका मतलब साइट का सेल होता है। सो मेलानोसाइट्स ऐसे सेल्स के जिसके अंदर मेलानिन होता है। तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये आमतौर पे स्किन के अंदर डिस्पर्स होते हैं, लेकिन जो मेलानिन होता है, जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मेलानिन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसका मतलब कि जिन लोगों में मेलानोसाइट्स में मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसके स्किन का कलर भी ब्लैक होगा, लेकिन जिन लोगों के स्किन के मेलानोसाइट्स में मेलानिन कम होगा उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। लेकिन याद रख ले कि जो मेलानिन है वो सिर्फ ब्लैक नहीं होता, इनमें पिंक भी होता है। शाबाश है, इनमें बता रहा हूं ये ब्लैक भी होता है, इनमें वो ब्लॉन्डी कलर्स भी होते हैं, इनमें और कलर्स भी होते हैं। और इन मेलानिन की डिटेल आगे आएगी। कहां पे? जेनेटिक्स में। थोड़ा सा इशारा दे देता हूं, पढ़ा होगा जीन ए, जीन बी, जीन सी, वहां पे मेलानिन है, उधर पे यू मेलानिन, फियो मेलानिन और न्यूरोमेलानिन और किस्म के मेलानिन वहां पे है। डिटेल वहां पे आएगी, लेकिन सिर्फ आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो एमएसएच है इसका जो इफेक्ट होता है वो किस चीज के ऊपर होता है? ये मेलानोसाइट्स के ऊपर होता है। मेलानोसाइट्स नॉर्मली स्किन के अंदर डिस्पर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्किन का जो कलर होता है ये मिडिल लोब के एमएसएच के कंट्रोल के अंदर होता है। यही एक हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके लिए किसी किस्म का फैक्टर नहीं होता, ये नेचुरली सीक्रेट होते हैं। और लेकिन चूंकि ह्यूमन बींग्स में इस लोब का जो साइज है ये बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी ह्यूमन बींग में बहुत ही कम होते हैं। आ जाते हैं पोस्टीरियर लोब के ऊपर। जो पोस्टीरियर लोब है बताया हुआ था कि इसका साइज दूसरे नंबर पे है, और ये फिर कितने हार्मोन सीक्रेट करेगा? 2 हार्मोन को सीक्रेट भी करेगा। इनमें से जो पहला हार्मोन है उसको हम और आप लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन, जबकि जो दूसरा हार्मोन होता है इसको हम आमतौर पे एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, पूरा नाम बुक के अंदर लिखा हुआ है, मैंने एडीएच को एब्रीविएट करके लिखवा दिया है। लेकिन आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि ईटा में जरूरी है भी नहीं यू नो कि आपको हार्मोन्स के या फैक्टर्स के पूरे नाम दे दे, वहां पे भी आमतौर पे एब्रीविएट लिखते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म लिखते हैं। पता होना चाहिए आप लोगों को, फिर याद भी होने चाहिए। ये जो ऑक्सीटोसिन है, सादा अल्फाज में आप लोगों को बता देता हूं, इसका एक ही फंक्शन है कि ये मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। हो प्लीज, सब मसल्स में नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन्स हैं जहां पे ये मसल्स की कंट्रैक्शन भी कराता है और रिलैक्सेशन भी कराता है। इनमें से जो एक ऑर्गन है इसको हम और आप लोग यूट्रस कहते हैं, जबकि जो दूसरा ऑर्गन होता है इनको हम और आप लोग मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। एंड मेमोरी ग्लैंड्स यू नो, सादा अंग्रेजी में हम और आप लोग इसको ब्रेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ऑर्गन जो है जहां पे ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। लेकिन कब को, किस टाइम पे ये कराता है? यू नो कि जो यूट्रस होता है जिसको हम और आप लोग वोम्ब, WOMB, वोम, उर्दू में हम और आप लोग इसको बच्चादानी कहते हैं, तो ये इनके अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराता है। एंड यू नो कि वोम यूट्रस के अंदर क्या होता है? बेबी भी होता है, बेबी ही होता है। कब को? प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसका मतलब कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, उस टाइम पे नेचुरली
ये जो पोस्टीरियर लोब होता है ये ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करना ज्यादा शुरू कर लेता है, तब जाके वो जो यूट्रस होता है उनमें मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाती है। और जब इन यूट्रस के मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाए, इट कॉजेस द इजेक्शन, द प्रोपेलिंग ऑफ द बेबी। जो बेबी होता है उसको प्रोपेल कर लेता है, फेंका जाता है, इजेक्ट किया जाता है, तब जाके बेबी की पैदाइश हो जाती है। इसलिए ऑक्सीटोसिन लफ्ज ऑक्सीटोसिया से निकला हुआ है और ऑक्सीटोसिया लैटिन में हम कहते हैं चाइल्ड बर्थ को। तो इसका जो एक फंक्शन हुआ वो चाइल्ड बर्थ होता है। लेकिन जो चाइल्ड बर्थ होता है ये मां के विल के मुताबिक नहीं होता, ये उसकी मर्जी नहीं होती कि मैंने बच्चे को अब पैदाइश देना है कि नहीं देना है। नो, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। और अगर नेचुरल हो, ऑटोमेटिक हो, आपके विल के मुताबिक ना हो, फिर हम और आप लोग इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यू नो, इसका मतलब यह हुआ कि जो चाइल्ड बर्थ है इट इज ए रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस, और इस रिफ्लेक्स एक्शन को हम FERGUSON फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स हम इसको कहते हैं। कोर्स में तो नहीं है, पर चूंकि उसने लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तब जाके वो जो मेडिकल साइंस में इसके लिए हम जो टर्म लगाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिया, चाइल्ड बर्थ, इस चाइल्ड बर्थ, इस चाइल्ड की प्रोपेलिंग को, इजेक्शन के लिए हम जो लफ्ज लगाते हैं उसको हम फिर पार्चुरेशन हम इसको कहते हैं। पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। तो मैं आमतौर पे कहता भी हूं कि 3 किस्म के टर्म्स हैं पर्टिकुलरली जो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होते हैं, तीनों के तीनों आपके कोर्स के अंदर भी हैं। इनमें से एक ऐसा है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन है और आप यूरिन को बॉडी से फेंक दे, इजेक्ट कर ले, निकाल दे, प्रोपेल कर ले, तो उसको हम फिर मिक्चुरेशन कहते हैं। लेकिन अगर यूट्रस के अंदर बेबी है और आप इसको इजेक्ट कर ले, प्रोपेल कर ले, तो फिर हम और आप लोग इसको पार्चुरेशन कहते हैं। लेकिन अगर शाबाश से ह्यूमन मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन प्रेजेंट है और आप लोग सीमन को इजेक्ट कर ले, प्रोपेल कर ले, तो फिर हम और आप लोग इसको इजाकुलेशन कहते हैं। ये 3 टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए। जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम और आप लोग ब्रेस्ट कहते हैं, अंडरस्टूड बात, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मिल्क ही होता है। तो अगर मेमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी तो मिल्क इजेक्ट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन मसल की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, वो मेमरी ग्लैंड्स का, ब्रेस्ट का। और अगर ब्रेस्ट की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी तो फिर मिल्क इससे इजेक्ट होगा, मिल्क इससे प्रोपेल होगा, मिल्क इससे निकलेगा। इसका मतलब कि ऑक्सीटोसिन का दूसरा फंक्शन मिल्क इजेक्शन है, मिल्क इजेक्शन है। पर फिर भी आप लोगों को बता दूं कि जो मिल्क की इजेक्शन होती है, यू नो कि ये प्रेगनेंसी में भी डिलीवरी के बाद होता है। और जो मिल्क इंजेक्शन है ये भी मां के विल के मुताबिक नहीं होता, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता कि उसकी मर्जी हो कि मैं इसको ना निकालूं। नहीं, अगर एक मर्तबा मिल्क है तो फिर ये ऑटोमेटिकली निकलेगा। ऑटोमेटिक अगर निकलेगा इसका मतलब कि फिर ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, और इस रिफ्लेक्स एक्शन को आपके बुक ने नाम लिखा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो वो जो पहला वाला था वो कोर्स में नहीं, ये फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, वो नाम नहीं था, मैंने बता दिया है। लेकिन जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है ये लफ्ज चूंकि कोर्स में है इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ताकि अगर आप लोगों के साथ फिर क्वेश्चन हो कि उस रिफ्लेक्स एक्शन को हम फिर क्या कहते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो शॉर्टकट एमसीक्यूज के लिहाज से मैं फिर कह सकता हूं कि ऑक्सीटोसिन के 2 मेन फंक्शन है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स यानी पर्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, दूसरा लेट डाउन रिफ्लेक्स यानी मिल्क इंजेक्शन। दैट्स एनफ। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको उधर कोई फंक्शन दिया जाएगा कि ये किस हार्मोन का है या हार्मोन का नाम कि इनमें से कौन सा वाला इसका फंक्शन है, यही बात आप लोगों से पूछी भी जाएगी। फिर अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊं किसके लिए कौन सा फैक्टर होता है, नन, कोई भी फैक्टर नहीं होता। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये न्यूरॉन के थ्रू होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जो दूसरा है और आप लोग इसको एडीएच कहते हैं, एडीएच को बुक ने भी लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन होता है, वेजोप्रेसिन होता है। लेकिन एडीएच अगर मैं इसे कहीं एक लफ्ज हटा दूं तो फिर ये डीएच हार्मोन बन जाता है, और डीएच स्टैंड्स फॉर डायूरेसिस, एंड डायूरेसिस मींस यूरिन फॉर्मेशन। इसका मतलब कि अगर इस हार्मोन का नाम डीएच होता तो फिर एक इंडिविजुअल के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती। लेकिन अगर आप लोग इस हार्मोन के नाम को देख ले, ए फॉर एंटी
सो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका मतलब कि ये यूरिन के अमाउंट को कम करेगा। इसका मतलब कि जितना किसी बंदे के अंदर एडीएच की सिक्रेशन ज्यादा होगी, यूरिन की फॉर्मेशन कम होगी। जितना एडीएच का लेवल कम होता जाएगा, यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो एडीएच होता है, अगर आप लोग इसके फंक्शन को देख ले, ये यूरिन के अमाउंट को कम कर लेता है। यूरिन जितना कम निकलेगा, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा वाटर आपके बॉडी के अंदर रह जाएगा, वो बॉडी से नहीं निकलेगा। एंड यू नो कि जो वाटर होता है वो ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है। ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम थोड़ा ब्लड के ऊपर सोच ले, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगर एडीएच के हार्मोन में मसला आएगा तो ब्लड की विस्कोसिटी में मसला आएगा। ब्लड की विस्कोसिटी में मसला आएगा तो ब्लड प्रेशर में मसला आएगा। ब्लड प्रेशर में मसला आएगा तो ब्लड वेसल्स जो होंगे उनके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मसला आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एडीएच की जो फंक्शंस हैं वो ब्लड प्रेशर भी है, वेसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी है। तब जाके आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके और फंक्शन जो है वो फिर क्या होते हैं। आपके कोर्स में नहीं है, पुराने कोर्सेज में थे, इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हमारा ईटा ही ये क्वेश्चन दे दे। हो सकता है किसी और जगह पे अगर आप लोग टेस्ट दे दे, उधर पे उनके बुक्स के अंदर ये नाम हो। वो ये है कि ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम पिटोसिन है, जबकि एडीएच का दूसरा नाम पिट्रिसिन है, पिट्रिसिन। तो बाज़ दफा ये एमसीक्यूज के अंदर पिटोसिन और पिट्रोसिन जैसे अल्फाज लिखवा लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं जो मैंने बता दिया है, इसके लिए भी किसी किस्म का फैक्टर नहीं होता, और इनको जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये खुद इनको रिलीज कर लेते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी पिट्यूटरी ग्लैंड 1। इसके बाद हमारा और आप लोगों का जो ग्लैंड है, इसको हम और आप लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हार्मोन्स होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सब के सब आपको समझ आने चाहिए। इसी के साथ एक बात आप लोगों को वो भी बता दूं कि अगर हम और आप लोग किसी भी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, तरीकाकार हमारा और आप लोगों का ये हुआ कि पहले हम और आप लोग वो ग्लैंड लेंगे, ग्लैंड को हम और आप लोग इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें होंगी इंट्रोडक्शन में वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हार्मोन के ऊपर तरीकाकार जो है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जो ग्लैंड है उसको हम और आप लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसी ही के अंदर हम और आप लोग वो पैराथायराइड ग्लैंड भी हम और आप लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड को भी हम और आप लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, प्लीज आप इसको समझने की कोशिश कर ले। थायराइड के साथ साथ वो पैराथायराइड ग्लैंड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दोनों में आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी। अव्वल बात तो ये है कि थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी के अंदर प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंट कहां पे होता है। नो डाउट ह्यूमन बीइंग्स के बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। बड़ा खूबसूरत पॉइंट। कहीं पूछा गया पिट्यूटरी ग्लैंड कहां था, तो हेड रीजन में था ना। थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है, नेक रीजन में होगा ना। लेकिन नेक में अगर आप लोग देख ले, दो मेन सिस्टम्स रन कर रहे हैं। एक को हम और आप लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि जो दूसरा होता है इनको हम और आप लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो याद रख ले, मैं इस ब्लू मार्कर से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्रॉस का निशान डाल रहा हूं। इसका मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी जो एसोसिएशन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ है। लेकिन अगर आप लोग उधर पिट्यूटरी ग्लैंड को देख ले, वो नर्वस सिस्टम के साथ था। तब जाके मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस सिस्टम की एसोसिएशन किसके साथ है। नंबर 2, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इनमें तो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है। नोज है, नेयर्स है, कैविटीज है, साउंड बॉक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स है, एल्वियोलाई है, डिफरेंट पार्ट्स है। तो आखिर ये कहां पे है, ट्रेकिया। इसका मतलब यह हुआ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसकी जो एसोसिएशन है वो ट्रेकिया के साथ है। और ट्रेकिया को आपके बुक ने एक सादा लफ्ज विंड पाइप भी कहा हुआ है। तो बाद दफा ट्रेकिया के अलावा वो विंड पाइप का लफ्ज लगा लेते हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है, तब जाके मैं बता रहा हूं कि ये कोई और चीज नहीं है जिसको मैंने बना दिया है। शाबाश से, ये वो ट्रेकिया है, ये वो विंड पाइप है, ये वो विंड पाइप है जिसको मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है। अब अगर आप लोग इस विंड पाइप ट्रेकिया, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसान है। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो टॉप होता है,
उसको तो हम और आप लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, और साउंड बॉक्स को हम और आप लोगों ने लेरेंक्स कहा हुआ था। तो फिर ये ट्रेकिया, ये तो उधर से लेके नीचे तक है, तो फिर ये ट्रेकिया में कहां पे प्रेजेंट होता है? याद रख ले, ये ट्रेकिया में साउंड बॉक्स के नीचे होता है। तब जाके मैं लिखवा रहा हूं बिलो, खूबसूरत लफ्ज है, आर बीनीथ, कहां पे? साउंड बॉक्स, यानी ये साउंड बॉक्स यानी लेरेंक्स के नीचे होता है। और अगर आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड याद हो, वो हाइपोथैलेमस के बिलो था, तो ये साउंड बॉक्स के नीचे होता है। लेकिन अगर आप लोग साउंड बॉक्स के नीचे कहीं मैं इसको बना दूं, तो फिर ये कैसे होता है? ये फिर ऐसे प्रेजेंट होता है जैसे ये थायराइड ग्लैंड एक ऐसा, और जो दूसरा होता है ना, ये कुछ इस फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोग इसके लुक को देख ले, ये बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह के वो पुराने जंगों में, या जो अगर आप लोग ये पुराने इंग्लिश मूवीज देख ले, तो वहां पे जो फाइट्स होते हैं, तो उनके साथ एक डाल होता है, शील्ड होता है, और एक तीर या कोई और चीज भी होती है जो लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो शील्ड होता है, डाल होता है, उसको लैटिन में हम कहते हैं थायराइड। चूंकि इसकी लुक ट्रेकिया के ऊपर उस शील्ड की तरह होता है, तब जाके हम इसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैं फिर यहां पे लिखवा लेता हूं, इट शेप लाइक शील्ड, शील्ड की तरह इसकी लुक होती है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बुक्स है वो कहते हैं कि नहीं, शील्ड की तरह है। लेकिन अगर आप लोग इसकी लुक को देख ले, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह के बटरफ्लाई, तितली जो बटरफ्लाई होती है, इनके दो विंग्स होते हैं, बीच में वो बटरफ्लाई, वो एनिमल होता है। तो अगर आप लोग यहां पे भी देख ले, ये दो इनके विंग्स हैं, लेकिन बीच में आप लोगों को जो इसकी ये होता है ट्रेकिया, आप लोगों को नजर आता है, इस ट्रेकिया के बिल्कुल पीछे, पीछे से ऐसे बॉडी होती है। उस बॉडी को जो इन दो विंग्स को आपस में अटैच करता है, इज कॉल्ड इस्थमस, ISTHMUS। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को देख ले, तो इनमें एक लोब यहां पे हुआ, एक लोब यहां पे हुआ, तो फिर मैं लिख सकता हूं कि ये लोब्ड है, पर बाई लोब्ड है, यानी इनमें दो लोब्स होते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन लोब्स थे। बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो दो लोब्स होते हैं उधर पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो आपस में अटैच नहीं थे, कंप्लीटली सेपरेटेड थे। इधर पे अगर आप लोग देख ले, ये दोनों के दोनों आपस में अटैच भी होते हैं। ये कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, लेकिन किसके थ्रू अटैच है? उस अटैच वाले एरिया को हम और आप लोग इस्थमस कहते हैं। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को ज़हन में होनी चाहिए। अगर हम और आप लोग कहीं इस थायराइड ग्लैंड को हम निकाल दें, और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसका कलर देख लें, तो ये डार्क ब्राउन इसका कलर होता है, डार्क ब्राउन। और मैं आमतौर पे स्टूडेंट्स को कहता हूं, ये सिर्फ याद कर ये बात कहता हूं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसका कलर डार्क रेड था, और बड़ा खूबसूरत कलर था, बड़ा अट्रैक्टिव कलर था, बड़ा प्रिटी कलर था। लेकिन अगर आप लोग इस थायराइड ग्लैंड को देख ले, तो ये डार्क ब्राउन होता है, और मेरे लिहाज से डार्क ब्राउन इतना खूबसूरत कलर होता नहीं है। तब जाके मैं आमतौर पे कहता हूं थायराइड ग्लैंड ये बहुत ही बदसूरत ग्लैंड होता है। ये जो अगर आप लोग थायराइड ग्लैंड को कहीं आप लोग निकाल दें, और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसको तराजू के अंदर डाल दें, यानी वेट कर ले, आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसका जो वेट होता है ना, वो 30 से लेके 60 ग्राम तक होता है, और ये बहुत ज्यादा वेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा वेट है तो ज्यादा हार्मोन को भी सीक्रेट करेगा, और ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगा क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसका मतलब कि इन हार्मोन की जो, इस ग्लैंड की जो सीक्रेशन होगी, वो भी बाकी ग्लैंड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस हार्मोन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। तब जाके कुदरत ने इस ग्लैंड को भी बहुत बड़ा पैदा किया हुआ है। लेकिन याद रख ले कि हम और आप लोग बाकी ग्लैंड भी पढ़ेंगे, किसी का साइज इतना नहीं होता जितना कि थायराइड ग्लैंड का है। इवन पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, उसका भी जो साइज था ना, वो 0.5 ग्राम था, छोटा था, हालांकि मास्टर था। तब जाके कहीं पूछा गया कि ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, और जो लार्जेस्ट का लफ्ज है या बिगेस्ट का लफ्ज है, इनको आपके बुक के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बहुत बड़ा ग्लैंड होता है। लेकिन मैंने बता दिया ये बाइलोब होता है। अगर आप लोग इनमें से इस ग्लैंड को आप लोग निकाल दे, बता रहा हूं, वेट कितना होगा, कलर कितना होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर आप लोग इनमें से एक लोब को निकाल दे और आप लोग इसकी लेंथ देख ले, वैसे ऐसे लेंथ देख ले, बुक में तो नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, एंड यू नो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच।
और जो मिस्त्री लोग होते हैं वो 1 इंच को, फिंगर का जो ऊपर वाला ये डिजिट होता है, इसको 1 इंच कहते हैं। लेकिन अगर 5 सेंटीमीटर तो मतलब 2 इंच, 2 इंच मीन्स इतना। तो अगर आप लोग इमेजिन कर ले, ये ग्लैंड इतना होता है, ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग इसी ही ग्लैंड का डायामीटर देख ले तो वो 3 सेंटीमीटर होता है, और 3 सेंटीमीटर भी कम डायमीटर नहीं है, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा ज्यादा है। और अगर आप लोग इसकी थिकनेस देख ले तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्लैंड का जो एक लोब होता है वो कितना बड़ा होता है। जो दोनों होंगे तो फिर ये कितने होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों ट्रेकिया के ऊपर शील्ड की फॉर्म में इसने इसको कवर किया होता है। ऊपर को होता है, अंदर को नहीं होता, ऊपर को ये कवर उसने किया, कवर किया होता है। नेक्स्ट वो ये है कि अगर आप लोग इनमें से एक लोब को निकाल दे, और निकालने के बाद कहीं अगर आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले तो इसके अंदर आप लोगों को ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएंगे। और अगर गोल गोल से स्ट्रक्चर में से हर एक को हम और आप लोग फॉलिकल कहते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम और आप लोग फॉलिकल कहते हैं, फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन के ऊपर हम और आप लोगों ने पूरा लेक्चर हम और आप लोगों ने इसके ऊपर डिलीवर किया हुआ है। लेकिन जो फॉलिकल होते हैं उधर मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की हुई थी, कोई ग्लैंड आएगा वहां पे हम और आप लोग पढ़ेंगे कि इस फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर हम और आप लोग इनमें से एक फॉलिकल को हम और आप लोग निकाल दें, माइक्रोस्कोप के नीचे रख ले, मैग्नीफाई कर ले, तो ये फिर कैसे होता है, ये हमें कोई गोल सी इस किस्म की कोई बॉडी नजर आएगी। लेकिन याद रख ले, फॉलिकल सेल नहीं है। फॉलिकल जो है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है SAC, सेक, और पाउच। ये एक सेक है, एक पाउच है। जब मैंने इस फॉलिकल को देखा तो इसके अंदर मुझे क्या नजर आया, इसके अंदर मुझे कोलाइड नजर आया। और कोलाइड का मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं कि ये साइटोप्लाज्म होता है, नेवर है, और ये साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोलाइड कोई और चीज है। तो साइटोप्लाज्म और कोलाइड के अंदर मेन डिफरेंस क्या है? साइटोप्लाज्म और कोलाइड के अंदर मेन डिफरेंस ये है कि जो साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट होते हैं, कोलाइड में किसी किस्म के ऑर्गेनील्स नहीं होते। साइटोप्लाज्म की अपनी वो क्या होती है, कंपोजिशन होती है। कोलाइड में और किस्म के केमिकल्स होते हैं, इनकी अपनी केमिकल कंपोजिशन है। तो इस कोलाइड के अंदर जो ज्यादा चीज प्रेजेंट होती है वो आयोडीन होता है। जबकि जो कोलाइड होता है, इसका जो फॉलिकल होता है, इसका जो अंदर वाला साइड होता है, यहां पे सेल्स की इस तरह की एक लेयर प्रेजेंट होती है। और चूंकि ये सेल की लेयर अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो फिर हम और आप लोग इसको लिखेंगे एंडोथीलियम। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ होता तो फिर मैं बेशक लिखवा लेता इपिथीलियम। लेकिन ये जो एंडोथीलियम है, चूंकि ये फॉलिकल का है तो आपके बुक ने इसको नाम दिया हुआ है फॉलिकुलर एंडोथीलियम, यानी फॉलिकल का एंडोथीलियम। अगर हम और आप लोग इस फॉलिकुलर एंडोथीलियम को निकाल दे तो इसके अंदर आप लोगों को 2 तरह के सेल्स नजर आएंगे, जिनको मैं ब्लू कर रहा हूं, ऐसे ब्लू सा कलर दे रहा हूं। ये कुछ और सेल्स होते हैं, और जिनको मैंने ब्लैक ब्लैक छोड़ा हुआ है ये कुछ और सेल्स होते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक है इनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। और जो ब्लू ब्लू है इनको हम कहते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, यानी फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स हम इसको कहते हैं। बड़ी अजीब बात है वो ये है कि जब भी हम और आप लोग कुछ खाते हैं या पीते हैं, वो जो खाने पीने वाली चीज होगी वो तो अंडरस्टूड बात है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका नेक के अंदर जो डक्ट जाता है उसको तो हम और आप लोग इसोफेगस कहते हैं। लेकिन अगर आयोडीन प्रेजेंट होता है तो वो तो हमारे खाने या पीने की चीज के अंदर प्रेजेंट होता है, तब जाके तो इसको साल्ट के अंदर डालते हैं, क्योंकि साल्ट से हम और आप लोग लिक्विड्स और फूड्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि आयोडीन चला जाए। जो ही हम और आप लोग आयोडीन कुछ खाते हैं या पीते हैं, अगर उसके अंदर आयोडीन है तो ये ऐसे नीचे ट्रेवल करेगा। जो ही ये नीचे ट्रेवल करता है तो इधर ही वो ट्रेकिया के ऊपर ये थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट है, उनके अंदर फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स के अंदर ये खूबी होती है कि ये इन आयोडीन को ले सकता है। बॉडी में कोई और इस तरह के सेल्स, सेक्स, पाउचेस, ऑर्गन्स, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कोई है नहीं जो इसको ले ले। जो बहुत ज्यादा जो लेता है ये फॉलिकल्स लेते हैं। तो फॉलिकल्स क्या करते हैं कि इनसे इस आयोडीन को लेते हैं। बड़ी अजीब बात है कि जो आयोडीन है वो फूड और ड्रिंक्स के अंदर है। जो फूड और ड्रिंक्स है वो
इसोफेगस के अंदर जा रहा है। जो इसोफेगस है वो ट्रेकिया के पीछे है। अब अंदाजा लगा दे कि ट्रेकिया के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट है, तो उधर से ये आयोडीन को लेते हैं। तो अगर उधर से लेंगे तो फिर तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, और जिस प्रोसेस के ऊपर हम और आप लोग एनर्जी लगाए इसको हम और आप लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब कि इनटेक ऑफ आयोडीन इज एन व्हाट, इज एन एक्टिव प्रोसेस। इसका मतलब कि ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू इस आयोडीन को लेगा। जब ये इस आयोडीन को लेगा तो आयोडीन की कंसंट्रेशन तो इस कोलाइड के अंदर बढ़ेगी। तो कहते हैं कि जब नॉर्मल से आयोडीन की कंसंट्रेशन 40 टाइम्स बढ़ जाए, 40 टाइम्स से मेरा मतलब यह है कि इस कोलाइड के अंदर जितना आयोडीन नॉर्मली होता है इनसे 30 टाइम्स ये बढ़ जाए। क्या होता है कि इस आयोडीन के अंदर ये खूबी होती है कि ये इन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं फॉलिकुलर सेल्स किसकी वजह से स्टिमुलेट हुए, ज्यादा अमाउंट ऑफ आयोडीन, तो जो ही इसको कर लेता है ये फिर फौरन एक एंजाइम को, एक प्रोटीन को वो सीक्रेट कर लेता है, और उसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। और थायरोग्लोबुलिन, थोड़ा सोचे, अगर ये हमारे साथ एक सेल है और इसने थायरोग्लोबुलिन को सीक्रेट किया, तो जो ही वो थायरोग्लोबुलिन नीचे आएगा कोलाइड में, कोलाइड के अंदर तो ऑलरेडी आयोडीन प्रेजेंट है, तो इस थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन के बीच में एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो जाता है। नॉर्मल से मेरा मतलब यह है कि वही नॉर्मल जो बॉडी के टेम्परेचर, प्रेशर, सारा कुछ होता है वो हो जाता है, और इसके रिजल्ट में हमारे साथ एक हार्मोन बन जाता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन किन चीजों से बना? थायरोग्लोबुलिन यानी प्रोटीन है प्लस आयोडीन। लेकिन याद रख ले, परसेंटेज वगैरह हम और आप लोग इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस थायरॉक्सिन में भी ज्यादा हिस्सा आयोडीन का होता है, कम थायरोग्लोबुलिन होता है। तो जो थायरॉक्सिन, तब जाके आपसे बुक ने बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लिखा हुआ है, थायरॉक्सिन इज द हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड 1। और जो थायरॉक्सिन होता है वो फिर दो तरह का होता है, एक को हम T3 कहते हैं, दूसरे को हम T4 कहते हैं। और जो T3 है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन, इनमें 3 आयोडीन होते हैं। जो T4 है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसमें 4 आयोडीन होते हैं। जिस तरह के ATP है, इसकी ब्रेकिंग हो जाए आपको एनर्जी देता है, तो ATP में ज्यादा एनर्जी, ADP में और कम, AMP में और कम। इस तरह से T4 में ज्यादा एनर्जी, T3 में कम होगी। तो ये जो है ये इनको बना लेते हैं। तो फिर हम और आप लोग कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है इसने कितने हार्मोन्स को सीक्रेट किया? 2 को, T3 और T4 को। और इसका फंक्शन क्या? ATP की तरह है। ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये एनर्जी वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, वहां पे कैल्शियम का एक नॉर्मल लेवल जो है वो मौजूद होता है। ये जो कैल्शियम होता है, अगर कहीं ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको कहते हैं हाइपर, ज्यादा कैल्शियम, ब्लड सीमिया, सो हाइपर कैल्सीमिया। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो फिर ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, मसले क्रिएट करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम के स्टोन्स को भी कास कर सकता है। कैल्शियम बोन के अंदर भी प्रेजेंट है 90%। कैल्शियम मसल के सेल्स के अंदर हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम न्यूरॉन में भी प्रेजेंट होते हैं, लिखे हुए हैं, उन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस कैल्शियम के लेवल में मसला आ जाए तो फिर तो इन सिस्टम्स के अंदर मसले आएंगे, तो फिर तो मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस होंगे। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए तो इस लेवल को हम और आप लोगों ने कम करना है। तो अगर हम और आप लोग इसको कम करेंगे तो कैसे होता है कि कैल्शियम का लेवल बढ़ना, तो जो ही कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है यही कैल्शियम भाग जाता है और अपना गिल्ला, मैं आमतौर पे कहता हूं, लगा लेता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड इसको बेच देता है इनटू फॉलिकल, फॉलिकल इसको बेच देता है इनटू द फॉलिकुलर एंडोथेलियम, फॉलिकुलर एंडोथेलियम इसको बेच देता है इनटू द पैराफॉलिकुलर सेल्स। और जो ही यहां पे आ जाता है पैराफॉलिकुलर सेल एक हार्मोन सीक्रेट कर लेता है जिसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन इधर से फिर उस ब्लड को चला जाता है और इसमें इसका फंक्शन क्या होगा कि इस कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। अगर कम करेगा वी कॉल्ड इट, शाबाश है, कि ये हाइपो यानी कम कैल्सीमिक
एजेंट है, यानी इसका काम यह है कि ये कैल्शियम के लेवल को कम करेगा, हाइपोकैल्सीमिक एजेंट है, कैल्शियम के लेवल को ये कम करेगा। तो कैसे इसको कम करेगा? नंबर 1, ये चला जाएगा बोन्स को बता देगा कि आपको तो वैसे भी कैल्शियम की जरूरत है, 90% कैल्शियम तो आपके अंदर है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, अगर जरूरत है तो आप ले ले। तो अंडरस्टूड बात है, जो बोन्स होते हैं वो इनसे फिर कैल्शियम लेते हैं ब्लड से, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसी बंदे के अंदर अगर कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो बोन स्ट्रांग के वीक, तो बोन स्ट्रांग होते जाएंगे। यही कैल्सिटोनिन फिर चला जाएगा न्यूरॉन को, उनको बता देगा कि आप भी कैल्शियम को स्टोर करते हैं, ब्लड के अंदर लेवल बढ़ गया है, जरूरत है तो ले लो ना। तो अंडरस्टूड बात है, किसी बंदे के अंदर अगर कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो वो न्यूरॉन भी ज्यादा कैल्शियम लेगा। यही कैल्सिटोनिन मसल्स को कह देता है कि आप भी कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर करते हैं तो ले लो। तो अंडरस्टूड बात है, जो मसल के सेल्स होते हैं वो भी फिर कैल्शियम लेना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करते हैं, तो मसल के सेल ज्यादा कैल्शियम लेगा अंडर द सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन 1। इसी तरह से जो यूरिन होगा उसके साथ ज्यादा कैल्शियम निकलेगा, क्योंकि कैल्शियम नहीं चाहिए, फीसिस के साथ कैल्शियम निकलेगा। तो कहीं पूछा गया कि अगर कैल्सिटोनिन की सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या क्या होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कोर्स के अंदर है भी। शाबाश है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अगर हम और आप लोग देख लें, थायराइड ग्लैंड ने टोटल कितने हार्मोन सीक्रेट कर लिए हैं? 3, थायरॉक्सिन यानी T3 और T4 और कैल्सिटोनिन, 3 हो गए हैं ना। तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड टोटल 3 हार्मोन को सीक्रेट करता है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड 9 थे। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि मैं आप लोगों को उधर बताऊंगा, थायराइड ग्लैंड है तो इसको कंट्रोल करने के लिए TSH होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? शील्ड शेप है ना। कैसे होता है? बटरफ्लाई शेप है ना। इसको मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन है? TSH। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? वो तो इन 3 हार्मोन्स को सीक्रेट करना है, T3 T4 कैल्सिटोनिन। तो याद रख ले, बुक ने भी लिखा हुआ है, मैं भी बता देता हूं, कहीं आप लोग ये गलती ना कर ले। दिस T3 एंड T4 दीज आर अंडर द सीक्रेशन ऑफ TSH। कैल्सिटोनिन TSH के अंदर नहीं है, तो फिर जहन में सवाल आ जाता है कि अगर कैल्सिटोनिन इसके सीक्रेशन के कंट्रोल के अंदर नहीं है तो फिर कैल्सिटोनिन किसके कंट्रोल के अंदर है? सिंपल आंसर, इट्स कैल्शियम इटसेल्फ लेवल। कैल्शियम ही इसको कंट्रोल करता है। जब लेवल ज्यादा हो जाए तो फिर अंडरस्टूड बात है, इसके लेवल को कम कर लेगा। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये भी एक ग्लैंड होता है, जस्ट 1। और ये अगर एक ये 1 होगा तो फिर हम और आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये अनपेयर्ड ग्लैंड होता है, यानी ये बहुत ज्यादा होते नहीं है, एक ही ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन कम या ज्यादा हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, बहुत ही आसान है। और फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज इसको काज कर लेते हैं। जो इसके बाद ग्लैंड है, इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, बस को इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 2 मिनट में आप लोगों को पैराथायराइड ग्लैंड भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। बहुत ही आसान है, प्लीज आप इसको भी समझने की कोशिश कर ले। बल्कि चलो मैं कुछ चीजें इसमें से हटाऊंगा, बाकी चीजें वही होंगी। थायराइड ग्लैंड की जगह पे मैं यहां पे पैराथायराइड ग्लैंड लिखवा लेता हूं। जो पैराथायराइड ग्लैंड है, पहली बात यह है ये नेक के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट सेम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इसकी एसोसिएशन है। जो तीसरा पॉइंट है वो उसी तरह से है, ट्रेकिया विंड पाइप के साथ है, उसी तरह से है, बिलो और बीनीथ साउंड बॉक्स होता है। लेकिन याद रख ले, ये शील्ड शेप नहीं होता। बुक्स लिखते हैं कि ये चावल के दाने या मटर का जो छोटा दाना होता है, मटर का छोटा, बड़ा नहीं, बड़ा वाला वो पिट्यूटरी ग्लैंड था, या लिखते हैं दालेमाश के साइज का, दालेमाश की तरह। फिर इसमें लोब्स नहीं होते, यहां पे हम और आप लोग लोब्स की बातें नहीं करेंगे। इसका मतलब कि अगर लोब्स नहीं है तो फिर तो नंबर हुआ, कितने होंगे? तो ये आमतौर पे 2, ये 4 होते हैं। अगर 4 है तो फिर ये 2 पेयर्स हो गए हैं। इसलिए मैं लिखवा ले, तो इधर पे ये इसमें वाली बातें भी नहीं होंगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि ये 2 पेयर्स होते हैं। इन पेयर में से शाबाश है, ये जो 2 होते हैं
वो थायराइड ग्लैंड के एक लोब के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो दो होते हैं वो दूसरे लोब के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तब जाके हम इसके लिए लिखते हैं एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। इसका कलर कैसे होता है? डार्क ब्राउन होता है। वेट कितना होता है? ये 0.04 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे बिगेस्ट ग्लैंड था। कौन सा वाला? थायराइड वाला। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट, ये कितने हर शाबाश है, ये पेयर्ड हुआ कि अनपेयर्ड हुआ? नो डाउट ये पेयर्ड होते हैं। कितने पेयर्ड होते हैं? 2 पेयर्स होते हैं। लेकिन ये कितने हार्मोन को सीक्रेट करता है? 1। और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन। शाबाश है। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन। तो पैराथॉर्मोन का फंक्शन कैसे है? बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह के कैल्सिटोनिन का है। लेकिन अगर आप लोगों को कैल्सिटोनिन की समझ आई हुई है तो इसको आप लोग बिल्कुल उल्टा कर ले, अपोजिट कर ले। कैसे? कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो जाए, इसका हाइपोकैल्सीमिया, कम हो जाए हाइपोकैल्सीमिया। जो ही लेवल कम हो जाए कैल्शियम भाग जाता है किधर? पैराथायराइड ग्लैंड को। वो क्या सीक्रेट कर लेगा? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहां पे आएगा? ब्लड में। वो क्या करेगा? इसके लेवल को बढ़ाएगा। तो अगर बढ़ाएगा तो फिर हम आप लोग इसको हाइपर कैल्सीमिक एजेंट कहेंगे ना। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि कैल्सिटोनिन कब को रिलीज होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? हाइपोकैल्सीमिक एजेंट। लेकिन पैराथॉर्मोन कब को सीक्रेट होगा? शाबाश है। कब को सीक्रेट होगा? हाइपोकैल्सीमिया में, एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। फंक्शन क्या है? हाइपरकैल्सीमिक एजेंट है। तो इसको फिर ये बढ़ा देगा। ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो वही बात हुई, फंक्शन सेम, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फिर ये फिर एंटागोनिस्टिक हुआ। तो फिर उसी तरह से अगर किसी बंदे में पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो फिर बोन स्ट्रांग के वीक। इसलिए अगर ज्यादा सीक्रेशन हो जाए तो फिर लोग इसको बोन का कैंसर भी कहते हैं। मसल में कम के ज्यादा कम, न्यूरॉन में कम के ज्यादा कम, यूरिन में कम के ज्यादा कम। तो आप लोग उन बातों को फिर उल्टा कर ले। दिस इज ऑल अबाउट दी पैराथॉर्मोन 1 के पैराथॉर्मोन का जो फंक्शन होता है ये फिर कैसे होता है और थायराइड ग्लैंड का कैसे होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होने चाहिए, वो भी याद होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दी पैराथायराइड ग्लैंड 1। थैंक यू वेरी मच।